आप ले रही नहीं, आप अपना भाषण चालू कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने हमारे सिंचाई मंत्री जी डॉक्टर राम प्रताप जी को पहले उनकी मांग के ऊपर प्रस्तुत करने के लिए, जवाब प्रस्तुत करने के लिए आपने उनको पहले बुलाया, क्योंकि बिना पानी के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी सारी योजनाएं वो पानी देंगे, सरफेस वाटर देंगे, हम उसके ऊपर योजनाएं बनाएंगे। इसलिए उन्होंने काफ़ी सारी घोषणाएं आज करी है। आप हम बजाएंगे, ये बजाएंगे, तबला आप बजाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी के महत्व के संबंध में रहीम जी की प्रसिद्ध उक्ति आज भी प्रासंगिक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। अब मैं सारे माननीय सदस्य जिन सब ने यहाँ पर अपनी मांग यहाँ प्रस्तुत की और इसमें जो हिस्सा लिया, उसको मैं उन सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। सकारात्मक सुझाव आए, रचनात्मक सुझाव आए, कुछ सम आलोचना भी हुई, लेकिन उन सब के बाद में भी जो सदस्यों ने जो सुझाव यहाँ प्रस्तुत किए, मैं उन्हें आश्वस्त करती हूँ कि उनके द्वारा यहाँ पर कहे गए एक एक वाक्य को हम लोगों ने इसको नोट किया है और उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई करने का हम और हमारा पूरा विभाग इस पर पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम करेगा। आज अध्यक्ष महोदय, विभाग की मांग संख्या 27 के संदर्भ में 240 कटौती प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। संसदीय प्रणाली में माननीय सदस्यों के प्रस्तावों का बड़ा महत्व है और इसलिए मैं माननीय सदस्यों को ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि उनके जो प्रस्ताव के प्रति उत्तर जो है वो 72 घंटे में उन तक पहुँच जाएंगे, ये मैं उन्हें आश्वस्त करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, उनको जाना है, बड़ी चिंता है हमारे माननीय लक्ष्मणगढ़ से आए हुए सदस्य को। आदरणीय अध्यक्ष जी, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपको भाव बहुत आता है। नहीं, उनके भाव भी उतारने अपने को आते हैं, अभी उतारेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मानव सभ्यता की उत्पत्ति और जल का गहरा संबंध है। धर्म ग्रंथ कहते हैं, मनु जिसने मानव सभ्यता की आधारशिला रखी थी का जीवन भी जल से ही आरंभ हुआ था। समय का चक्र घूमता रहा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ये सब आगे बढ़ती रही और विज्ञान ने भी बहुत तरक्की की। हम लोग ये सोचने लगे चंद्रमा पे भी घर बसाने की भी ऐसे विचार भी आने लगे और सोच भी चलती रही, लेकिन इन सब के बावजूद आज तक ऐसा कोई आविष्कार नहीं हुआ कि जहाँ पर हम जल को पैदा कर सकें, ऐसा कोई आविष्कार अभी तक नहीं। जो जल उपलब्ध है उसी जल को हमें कैसे पूर्ति करनी है उसके बारे में ही हमारी सोच और हमारी प्लानिंग है। जल जिसे जीवन भी कहते हैं वह प्रकृति का सौगात है, चाहे वह नभ से वर्षा के रूप में हमें मिले, चाहे वह धरती के गर्भ से भूजल के रूप में हमें मिले, चाहे यह अपने आगोश में छिपाए इतिहास के रूप में समुद्र से हमें मिले। ये जल की कीमत जानना बहुत ही आवश्यक होगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जब राजपूताना से राजस्थान बना तब इसकी आबादी 1,59,00,000 थी और तब भी राष्ट्रीय पैमाने पर सतही जल 1.17% ही था, लेकिन भूजल उस समय काफ़ी मात्रा में था। 1984 में जो सर्वे हुआ उसमें 237 ब्लॉक में से 203 ब्लॉक सुरक्षित थे, 10 संवेदनशील थे और 23 ब्लॉक डार्क जोन में थे। आज़ादी के 67 वर्ष पूर्ण होने के बाद जो जनसंख्या के विस्फोट के कारण आज पेयजल स्रोतों पर पानी की मांग के दबाव में जब मैं देखती हूँ तो एक भयावह दृश्य मेरे सामने आता है। और आज जिस तरीके से भूजल का दोहन हो रहा है वो 135% ये भूजल का दोहन हो रहा है। आज की स्थिति में अगर हम देखें तो 243 जो हमारे ब्लॉक है उसमें मात्र 25 ही ब्लॉक सुरक्षित है। हमारे 196 ब्लॉक डार्क जोन में है, 20 ब्लॉक हमारे संवेदनशील है और यह हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है।
न केवल राजस्थान के लिए बल्कि मैं देखती हूँ तो हिंदुस्तान में भी, और नहीं हिंदुस्तान पूरे विश्व में भी ये चिंता का विषय बना हुआ है। और तभी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि जो स्थितियाँ जल की पैदा हो रही, उससे लगता है कि आने वाला जो हमारा विश्व युद्ध है वो जल को लेकर ही होगा। यह भी हम सब के सामने है ये बात। और मेरा तो ये दृढ़ मान्यता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें हाँ पक्ष और ना पक्ष नहीं होता। पानी का विषय भी इसी प्रकृति का है, जिसमें हम सभी समग्र प्रयासों से ही इसको हम लोग इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की वीर प्रसूता धरती ने महाराणा प्रताप और मीरा को जन्म दिया है। जहाँ के सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा में अपने प्राण बलिदान करने में गर्व महसूस करते हैं, उसी राजस्थान की धरती का जल अपनी गुणवत्ता खोता जा रहा है। इतनी विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। मैं ये कह सकती हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि आपके माध्यम से सदन का ध्यान राजस्थान की अधिकांश जनता के गुणवत्ता प्रभावित पानी की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। राज्य में 23,257 ग्राम डाणियों के भूजल में अधिक फ्लोराइड व सैलिनिटी है। देश की सारी गांव और ढाणियों को अगर देखें तो 84% अभी भी खारे पानी की गांव और ढाणियां राजस्थान में, 54% फ्लोराइड की गांव और ढाणियां हमारे राजस्थान में, 55% नाइट्रेट की गांव और ढाणियां हमारे राजस्थान में। सोचिए राजस्थान किस तरीके से एक कैसे संकट और कैसे चुनौतीपूर्ण स्थिति के अंदर ये राजस्थान पानी को लेकर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सदन की नेता, जिन्होंने परिवर्तन यात्रा की, स्वराज संकल्प यात्रा की, इस पूरे राजस्थान को उन्होंने गांव-गांव में जाकर और लोगों की समस्याओं को सुना। मेरा सौभाग्य था कि मुझे भी उनके साथ रहने का कुछ मौका मिला उन यात्राओं के दरमियान, और मैंने ये देखा कि उनकी संवेदनशीलता पानी को लेकर इतनी थी कि वो अपनी गाड़ी को रोक लेती थी जब किसी गांव की महिला को सिर पर मटका लेकर और पूछती थी कि तुम कितनी दूर से पानी लेकर आ रहे। वो गाड़ी को रोक लेती थी जब वो देखती थी कि बारिश के खड्डे से, बारिश में का पानी एक खड्डे में भरा पड़ा है और उस खड्डे से महिला अपना पानी ले रही है, बारिश का पानी जो कीचड़ का पानी है वो ले रही है, उसकी मजबूरी है। वो देखकर वो अपनी गाड़ी को रोक कर पूछती थी कि ये क्या ऐसी स्थिति। यानी इस तरीके की स्थितियों को, उनकी जो संवेदनशीलता जिसको हमने महसूस किया, और यही कारण है कि अभी मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने एक ऐसी योजना जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, मैं हिंदुस्तान में किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की होगी जो कल्पना उन्होंने की, और ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड बनाने की एक सरकल्पना उन्होंने शुरू की। उन्होंने कहा कि ये ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड वो होगा जहां सरफेस वाटर उपलब्ध है और जहां पानी की किल्लत है, उस जगह पर उस सरफेस वाटर को वहां पर पहुंचाया जाए और उसके लिए योजना बनाई जाए। और ये ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड की योजना, उसकी काम शुरू हो चुका है। एक विस्तृत GIS मैप बनाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। मैं आज सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की इस परिकल्पना का बहुत आभार कर देती हूँ कि उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड बनाकर ये जो पूरे हमारे राजस्थान में आने वाले समय में जो पानी का जो हम लोग ये संकट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भूजल के ऊपर ही आधारित अभी 90% हमारी योजना है, लेकिन अब हमें धीरे धीरे सरफेस वाटर के ऊपर आना पड़ेगा। और ये ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड एक ऐसी उनकी दूरदर्शिता का एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने। अध्यक्ष महोदय, सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र की एक सामान्य प्रक्रिया है। अफसोस की बात यह है कि सत्ता परिवर्तन में वोटों की फसल पैदा करने में कई बार आम जन को ऐसा सपना दिखाया जाता है जो शायद वो कभी पूरा नहीं हो सकता। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसा ही सपना राजस्थान की जनता को दिखाया। बजटीय प्रावधान कहीं नहीं था और योजना पे योजना स्वीकृत करते चले गए
और सिर्फ ये कहते चले गए, लोगों को गुमराह करते गए कि तुम्हारी योजना स्वीकृत हो गई, तुम्हारी योजना स्वीकृत हो गई, और उस स्वीकृत योजनाओं के ऊपर किसी तरीके का कोई बजटीय प्रावधान नहीं था। मैं बताऊंगी ना, आपके विधानसभा क्षेत्र में जो चल रही है वो कब से चल रही है। आपने तो 30-30 हैंडपंप भी नहीं दिए। माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले बोलो, अच्छे दिन कहाँ गए? यहाँ बताइए, माननीय अध्यक्ष जी के सामने कहिए, जो कहना है, अच्छे दिन जो कहना है वो माननीय अध्यक्ष जी को कहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जब सच्चाई सामने आएगी तो कुछ लोगों के मन में कष्ट जरूर होगा, लेकिन ये मेरा फर्ज है कि मैं सदन के सामने सच्ची बात रखूं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने कहना चाहती हूं कि विरासत में जो मुझे योजनाएं मिली, जिनकी स्वीकृति पूर्ववर्ती सरकार ने की, उसमें बजट प्रावधान कुछ भी नहीं था, मात्र थोथी घोषणाएं थी। लेकिन फिर भी मैं कहती हूं, अभी माननीय आपके सदस्य जिन्होंने यहां पर कहा ना, बार बार एक चीज की चिंता जता रहे थे, कह रहे थे कि आप भेदभाव मत रखना हमसे, ऐसा ना हो कि आप भेदभाव रखो। लेकिन हमने तो कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं रखा। हमने कभी नहीं कहा कि ये योजनाएं पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने शुरू की, इसलिए अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई इसलिए उस योजना को ड्रॉप किया जाए। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने मुख्यमंत्री बनते ही जो पहला उनका बजट का भाषण था, उस पहले बजट के भाषण में उन्होंने कहा कि जो हमारी 67 योजनाएं, वृहद परियोजनाएं जो चल रही है, उन योजनाओं को हम धीरे धीरे करके सारी योजनाओं को पूरा करेंगे बजट की उपलब्धता के आधार पर। और उन्होंने शुरू किया। पहले वर्ष में उन्होंने 12 परियोजनाओं को कंप्लीट करने का ये बजट में घोषणा की, और मुझे कहते हुए हर्ष है कि 12 में से 11 योजनाएं 31 मार्च को पूरी हो जाएगी, और जो एक योजना रह रही है वो इलेक्ट्रिसिटी के हमारे कनेक्शन की कमी के कारण से रह रही है, तो उसको भी हम मात्र 1-1.5 महीने का समय और चाहिए, उसमें पूरा कर दें। यही नहीं, अभी का बजट भी अगर आपने सुना हो 15-16 का, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि और भी जो अगले साल में जो 12 परियोजना है उसको भी हम पूरा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि ये योजना किस सरकार ने शुरू की थी इसलिए हम क्यों पूरा करें। लेकिन ये तो आगे समय बताएगा, जब मैं इनको खुलासा करूंगी कि ये किस तरीके का भेदभाव रखते हैं, तब इन्हें पता चलेगा कि कैसे ये खाली आरोप लगाना किसी के लिए ऊपर आसान होता है। काम करके दिखाना यही हमारी ताकत होती है, काम करके दिखाओ। यह भी मैं कहना चाहूंगी कि हर नेता का सोच का जो दृष्टिकोण होता है वो अलग होता है। इन्होंने तो केवल घोषणा करी। 2003 और 8 में जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे 2003 से 8 में, उस समय जो उन्होंने स्वीकृत योजनाएं की, उन योजनाओं को 8 से लेकर 13 में इनके राज में इन्होंने सब ठंडे बस्ते में डाला। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, इन्होंने सारी योजनाओं को जो ठंडे बस्ते में डालकर, और फिर 2013 जब इन्हें लगा कि अब तो हमें फील्ड में जाना है, जनता के बीच में जाकर और जनता को फेस करना है, उस समय इन्होंने आपाधापी में वो सारी योजनाओं को स्वीकृत करना शुरू। और भी इन्होंने जो स्वीकृत 2 साल पहले भी जो इन्होंने योजना इनके समय में स्वीकृत करी, उसका भी मैं पूरा चिट्ठा आपके सामने रखना चाहती हूँ। वर्क ऑर्डर्स देने के बाद भी 2-2 साल हुए वर्क ऑर्डर को दिए, उसके बाद भी काम शुरू नहीं कर पाए। ये इनकी सरकार की आक्रमणता है जो हमारे सामने दिखाई देती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जो अभी नागौर जिला से आए हुए हमारे माननीय सदस्य यहाँ पर कह रहे थे कि फर्स्ट फेज की योजना जो है वो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थे, तब वह योजना उन्होंने शुरू की, वो पानी लेकर आए। वो योजना में कहीं कमी है, उस कमी को भी हम पूरा करेंगे। लेकिन 5 साल जो इनका राज रहा, नागौर जिला जो सबसे ज़्यादा भयंकर समस्या है वहाँ फ्लोराइड की, और उस जिले में 5 साल तक ये सेकेंड फेज को नहीं ला सके, फर्स्ट को पूरा नहीं कर सके, सेकंड फेज के बारे में सोचा तक नहीं इन्होंने।
जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने सेकंड फेज के बारे में योजना बनाई, और योजना ही नहीं बनाई, उसके टेंडर्स और सारी प्रक्रिया भी हमारी हो चुकी है और अब वो काम भी शुरू होने वाला है। ये योजना करीब 3000 करोड़ की योजना है, जिस योजना से पूरे नागौर जिले को सरफेस वाटर से पानी पिलाने की ये हमारी योजना आपके सामने आने वाली है। यही नहीं, भीलवाड़ा जिले की बात अभी हमारे माननीय सदस्य श्री रमेश जी सपोटरा से आते हैं और वह अभी बात कर रहे थे। उन्हें बड़ी चिंता थी कि भीलवाड़ा जिले के लिए चंबल से पानी लाया और वो चंबल से पानी लाने के बाद में भी वो पानी को हम लोग नहीं पहुंचा पाए। मैं आपको इसकी थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। धीमी गति कितनी है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और जो कोटा, झालावाड़ और बारा के जो 820 गांव है पानी, उसके लिए भी बता दो, उसके लिए क्या कर रहे हो? उसके सब मैं बताऊंगी आपको, सारी चीजें सुनो, क्योंकि आप ही ने विषय उठाया, इसीलिए आप ही के बात का जवाब दे रही हूं। इस पेयजल योजना को गांव और शहर में पानी पीने के लिए चंबल से जो पानी लाना था, वो चंबल का पानी वाया चित्तौड़ होकर फिर भीलवाड़ा आता है। लेकिन चित्तौड़ को भूल गए, चित्तौड़ के लिए कोई योजना नहीं बनाई। एनरूट विलेजेस में बैसरोडगढ़, वह जो पंचायत समिति आती है, उसको छोड़ दिया और सारे विधायक इनके थे, छोड़ दी और सीधा भीलवाड़ा में लेकर आए, क्योंकि भीलवाड़ा में इनके केंद्रीय मंत्री, उस समय के केंद्रीय मंत्री, उस समय वह वहाँ पर एक ऐसा सपना लोगों को उन्होंने दिखाया कि मैं चंबल का पानी भीलवाड़ा में लेकर आऊँ। 2013 में ये योजना जो स्वीकृत हुई इन्होंने करी, और ये अगर हम देखें तो इस योजना को स्वीकृत करने के बाद 2012 में स्वीकृत करी, 2223.67 करोड़ की ये योजना थी। और इसके विरुद्ध अगर मैं नवंबर 2013 तक अगर देखूं तो इसमें मात्र 380 करोड़ रुपए ही खर्च हुए, यानी 2,25,000 करोड़ की योजना में मात्र 380 करोड़ रुपए। और हमारी सरकार ने इस योजना को भी बहुत गंभीरता से लिया है, ये आपकी जानकारी के लिए डाल दूं। और पूरे कार्य को मेरे स्तर पर भी और हमारे जो वहाँ के विधायक लोग हैं, उन सब लोग इस बात को पूरी अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि इस योजना को हम समय सीमा के अंदर पूरा करें, और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। इन्होंने भीलवाड़ा को चंबल का पानी नहीं पिलाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के नेतृत्व में ये भीलवाड़ा जिले को पानी पिलाने का काम चंबल से हमारी सरकार करेगी। अभी जोधपुर की बात आई, यहाँ पर ये बात उल्लेखनीय है माननीय अध्यक्ष जी कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जोधपुर से आते हैं, उनका गृह जिला है, और वहाँ की जोधपुर की दुर्दशा भी मैं आपके सामने बयां करना चाहती हूँ। राजस्थान में जयपुर के बाद में जोधपुर ही सबसे बड़ा शहर है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण सूर्य नगरी हेतु पिछली सरकार ने फ्रांस की एजेंसी AFD से रुपए 740.50 करोड़ की योजना को स्वीकृत करवाई। हाँ, दिए तले अंधेरा। हाँ, ये अब आपके समझ में आ गई ना बात, अच्छा हुआ। परंतु पिछली सरकार की कार्यशैली, उर्दू हमारे कान भारी हो गए, ठप 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 करता कोई कुछ नहीं है, बातें बातें करते। श्रवण जी आपके समझ में तो आती है पर बहुत देर से आती है। जो कर रहे हैं वही तो बता रहे हैं आपको, आपने जो नहीं किया वो भी साथ साथ बता रहे हैं। वही दर्शक सुन लेते। तो 740.50 करोड़ की ये AFD योजना जो जोधपुर शहर के लिए थी, जहां की पुरानी पाइपलाइन को चेंज करना था, नए SRs बनाने थे, फिल्टर प्लांट लगाना था, ये सारा इस योजना के तहत। लेकिन पिछली सरकार की कार्यशैली के कारण जमीन पर कोई कार्य नहीं हुआ, जोधपुर के लोगों को पानी नहीं मिला। नवंबर 2013 में तक जो इन्होंने खर्चा किया 740 में से, वो मात्र 125.19 करोड़ रुपए का ही खर्चा किया। शिलान्यास तो हुआ, शिलान्यास में खर्च किया होगा इसमें से। अब मैं ये कह सकती हूँ माननीय सदस्य
कि आप जाकर आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी उनको जाकर ये आश्वस्त कर सकते हैं कि उनके गृह जिले में जो पानी को लेकर इतनी दुर्दशा हो रही है, पीने के पानी को लेकर अब हमारी सरकार उनके गृह जिले में कार्य करके और जोधपुर शहर का वो सारी योजनाओं को पूरा करेंगे समय सीमा में और इस काम को कंप्लीट करें। उनको भी पानी पिला देंगे। मैं सूरसागर से आने पूरा पैसा दिलाया, आपके लिए छोड़ा है। माननीय मंत्री महोदय, उनको भी पानी पिला देंगे। हाँ, वो तो हमने राजसमंद में पिलाई दिया वो वाला पानी। तो मंत्री जी में एक क्षमता है, सबको पानी पिला देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सक्षम है। यहाँ पर डिमांड रखते समय हमारी सूरसागर से आने वाली हमारी वरिष्ठ सदस्य माननीय सूर्यकांता जी अभी सदन में तो नहीं है, लेकिन मैं उनका बहुत मान रखती हूँ और उन्होंने ये मुझसे यहाँ पर डिमांड के अंदर ये मांग रखी कि 2 SRs हमारे यहाँ पर बनाए जाए, उसकी मैं स्वीकृति प्रदान करती हूँ। जालोर जिला में जो नर्मदा की नहर, उसके संबंध में भी हमारे यहाँ पर शंकर सिंह जी ने बोला, हमारे जालोर जिले के और सारे हमारे पटेल साहब तो बहुत बार कहते रहते हैं और सारे ही जो हमारे मेंबर्स हैं वो सभी लोगों ने हमेशा कहा कि हमें नर्मदा नहर का जो पानी है वो हमारे यहाँ पर जालोर की वो जो योजना है उसको पूरी करो। अब उस योजना के बारे में भी मैं जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की पिछली सरकार थी जो नर्मदा का पानी जालोर तक अगर पहुंचाने वाला कोई था तो वो माननीय वसुंधरा राजे जी की पिछली सरकार। और आज जालोर जिले में पेयजल का जो विकराल समस्या है और जालोर जिले की पेयजल व सिंचाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो गुजरात सरकार से एक समझौता किया हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने, माननीय वसुंधरा जी ने, और उनके विशेष प्रयासों से ही जालोर हेतु नर्मदा नहर से हमें पानी मिला था। अब 5 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने तो कुछ नहीं किया, 1 फीट भी पानी पाइप नहीं डाला, पीछे से आवाज आ रही है। और पेयजल की जो 7 योजनाएं जो 2115 करोड़ की लागत की स्वीकृत की गई, वो किसने की? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे ना, वो भी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं आपको। आप सुनने की क्षमता रखिए तो वो भी बताएंगे। सुनेंगे, आप आराम से सुनिए। पक्की बात है, सुनेंगे। मैं तो मंत्री जी एक बात कहूँ, सुनेंगे आपकी बात, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, 16 महीने में गांव में जाके पूछो, इस हाउस के अंदर तो कोई हाँ ना बोलेगा, गांव में जाके पूछो, इतनी बुरी दशा है। आपने पानी के नाम पे 0 किया और जो फिल्टर प्लांट लगाए थे ना, हमने कांग्रेस के राज में लगे थे, आपने एक भी नहीं लगाया। बहुत अच्छी बातें करने कुछ होगा। आपको आपकी बार मैं दौरे में लेके जाऊंगी, आपको ऐसे उनको भी साथ लेकर जाऊंगी ताकि उन्हें वस्तु स्थिति बताएं। आप तो कभी गए ही नहीं। पेयजल की जो 7 योजनाएं जो 2115.12 करोड़ की लागत की स्वीकृत की गई, जिससे जालोर जिले की आहोर, जालोर, रानीवाड़ा, सांचौर व भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के 419 गांव इससे लाभान्वित होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां अवगत कराना चाहती हूं कि जालोर जिले हेतु महत्वपूर्ण उक्त योजना पर नवंबर 2013 तक मात्र 475.86 करोड़ रुपए ही व्यय हुए और पानी तो किसी को मिला ही नहीं। इतने रुपए खर्च इन्होंने किए लेकिन उसके बाद भी पानी किसी को नहीं मिला। और अब इस विस्तृत कार्य योजना को बनाकर चरणबद्ध तरीके से इसे समय पर ही हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं सदन को आश्वस्त करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये सारे कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं। अब जयपुर शहर की बात लें तो जयपुर शहर की 50 साल पुरानी मांग थी, उसे बीसलपुर से पानी दिलाया जाए। सरकारें आई और गई, इस पर कुछ नहीं हुआ। वर्ष 1999 में तो बिना पैसे के प्रबंधन किए कांग्रेस सरकार ने सांगानेर में शिलान्यास भी कर दिया, परंतु होना क्या था? ढाक के 3 पात और वही हुआ। हमारी सरकार 2003 में आई और हमने वित्तीय प्रबंधन किया और जयपुर शहर में बीसलपुर का पानी लेकर अगर कोई आए तो माननीय वसुंधरा जी की पूर्ववर्ती सरकार लेकर। जयपुर का पेयजल समाप्त होने के कगार पर था और अगर समुचित वित्तीय प्रबंधन कर हम इस योजना को हाथ में नहीं लेते तो जयपुर से पलायन की स्थिति थी। हमारी सरकार द्वारा लगभग